मैकेनिज्म, अभिक्रिया क्रियाविधि। तो आओ सबसे पहले पढ़ते हैं रिएक्शन, मैकेनिज्म, अभिक्रिया क्रियाविधि। अभी रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या, अभिक्रिया क्रियाविधि है क्या, पहले सुनो फिर लिखो। अभिक्रिया का पद दर पद वर्णन, अभिक्रिया का पद दर पद वर्णन अभिक्रिया क्रियाविधि कहलाता है। अभिक्रिया का पद दर पद वर्णन अभिक्रिया क्रियाविधि कहलाता है। यह एक काल्पनिक अवधारणा है। अभिक्रिया का पद दर पद वर्णन अभिक्रिया क्रियाविधि कहलाता है। यह एक काल्पनिक अवधारणा है। बोले सर मतलब सिंपल सा है कि भी अभिक्रिया का पद दर पद वर्णन, यानी अभिक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझाना, अभिक्रिया को पद दर पद समझाना अभिक्रिया क्रियाविधि। जब आप किसी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं ना, जब आप किसी अभिक्रिया को पद दर पद समझाते हैं, तो वो है रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया क्रियाविधि। और ये कैसा है, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, काल्पनिक अवधारणा, इमेजिनेशन है, कल्पना है। बोलो डिटेल से समझाओ ना सर, पूरी बात बताओ ना सर। सुन, तू डिटेल से सुन, तू पूरी बात सुन, डिटेल से सुनना है, पूरी बात सुनना, डिटेल से सुनते हैं, पूरी बात सुनते हैं। पर एक बात ध्यान से सुनना, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं न तो तेरे को लिखना है न तेरे को समझना है, सिर्फ सुनना है। बोले लिखना क्यों नहीं है, जरूरत ही नहीं है। बोले समझना क्यों नहीं है, आएगा ही नहीं। मैंने बोला ना सिर्फ तेरे को सुनना है। सुन, ये मैंने एल्कीन लिया, एसिड लिया, एस्ट्रो लिया, एल्कोहल बन लिया, क्या बन लिया, एल्कोहल। ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ये कार्बनिक रासायनिक क्रिया है। और इस ऑर्गेनिक रिएक्शन को, कार्बनिक रासायनिक क्रिया को अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, पद दर पद समझते हैं। उसी को कहेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, उसी को कहेंगे अभिक्रिया क्रियाविधि। देखो ये एल्कीन, ये H प्लस हूं मैं, प्लस हूं मैं, डेफिशिएंट हूं मैं, H प्लस हूं मैं, प्लस हूं मैं, डेफिशिएंट हूं मैं, इलेक्ट्रॉन न्यून हूं मैं। मेरी डिमांड, मेरी मांग, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए। तेरी डिमांड पर, तेरी मांग पर उसने अपना पाई बॉन्ड मूव किया, अपने अंदर माइनस बना लिया, फिर इसने दिया और उसने लिया, इसकी डिमांड को पूरा किया। H2O ऑक्टेट कंप्लीट देने के लिए लॉन पेयर, H2O ऑक्टेट कंप्लीट देने के लिए लॉन पेयर, बोलता न्यूक्लियोफाइल हूं मैं, देना है मुझे। ये कहता है इलेक्ट्रोफाइल हूं, लेना है मुझे, इसको देना और इसको लेना है। दिया तो प्लस आ लिया, लिया तो माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल हो लिया। मोरिन पे प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस, अनस्टेबल है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, स्टेबिलिटी के लिए H प्लस निकल जाएगा। बोलो गुरुजी मेरे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला। मैंने तो पहले ही कहा था समझना है ही नहीं, क्योंकि समझ में आना ही नहीं। मैं कोई ये रिएक्शन अभी अपने थोड़ी ना समझ में आ सकती है, ये रिएक्शन अभी अपने थोड़ी ना समझ में आ सकती है। मैं जो बोला वो अभी तो अपने समझ में थोड़ी ना आ सकता है, मुझे ये रिएक्शन थोड़ी ना समझाना है, वो तो आगे की बात है। अभी तो मैं सिर्फ उस डेफिनेशन को समझा रहा हूं, उस परिभाषा को समझा रहा हूं, उस रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन, उस परिभाषा को समझा रहा हूं, और कोई मेरा मकसद नहीं है। अभी तो सिंपल सा काम है, रिएक्शन मैकेनिज्म को, डेफिनेशन को समझना है, अभिक्रिया क्रियाविधि की परिभाषा को समझना है, मेरी उस लाइन को समझना है, और कोई मतलब नहीं है।
तो ये रिएक्शन तो तेरे समझ में आनी ही नहीं, मैं जब बोला वो तो तेरे समझ में आना ही नहीं, क्योंकि ये तो आगे की बात है। अभी तो बस अपन उस डेफिनेशन को समझ रहे हैं। आओ उस डेफिनेशन को समझते हैं। देख मैंने क्या किया, मैंने पहले तुझे ये स्टेप समझाया, फिर मैंने तुझे ये स्टेप समझाया, फिर मैंने तुझे ये स्टेप समझाया। पहले मैंने तुझे ये स्टेप समझाया, फिर मैंने ये स्टेप समझाया, फिर मैंने ये स्टेप समझाया। इसका मतलब मैंने इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझाया, इस अभिक्रिया को पद दर पद समझाया। तो जब आप किसी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, पद दर पद समझाते हैं, उसी को कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया क्रियाविधि। बोले जब आप इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझा रहे थे, पद दर पद समझा रहे थे, पहले आपने पहला स्टेप समझाया, फिर दूसरा स्टेप समझाया, फिर तीसरा समझाया, पहले इसको समझाया, फिर इसको समझाया, फिर इसको समझाया। सर आपने इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझाया, यानी इस अभिक्रिया को पद दर पद समझाया। हाँ, मेरा इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझाना, इस अभिक्रिया को पद दर पद समझाना, यही है रिएक्शन मैकेनिज्म, यही है अभिक्रिया क्रियाविधि। बोले जब आप इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हो, इसको पद दर पद समझा रहे हो, इसको आप रिएक्शन मैकेनिज्म कह रहे हो, जिसको आप अभिक्रिया क्रियाविधि कह रहे हो, ये हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है। हाँ, मेरा इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझाना, मेरा इस अभिक्रिया को पद दर पद समझाना, जिसको मैं कह रहा हूं रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसको कह रहा हूं अभिक्रिया क्रियाविधि, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, काल्पनिक अवधारणा, इमेजिनेशन है, कल्पना है। बोले ये स्टेप बाय स्टेप समझाना, पद दर पद समझाना इमेजिनेशन है, हाँ कल्पना है, हाँ हाइपोथेटिकल है, हाँ काल्पनिक है, हाँ रियल में ऐसा नहीं है ना। केमिस्ट्री की यही तो खास बात है कि जो केमिस्ट्री में काम किए ना वो कल्पना है। इसी तरह संकरण काम का है पर कल्पना है, तेरा अनुनाद काम का है पर कल्पना है, वैसे ये मैकेनिज्म भी काम की है पर कल्पना है, काम की है पर कल्पना है। तो हाइब्रिडाइजेशन काम का है पर कल्पना है, रेजोनेंस काम का है पर कल्पना है, वैसे मैकेनिज्म भी काम की है पर कल्पना है, काम की है पर कल्पना है। पर हर कल्पना के पीछे, हर इमेजिनेशन के पीछे कोई ना कोई कारण है। हाइब्रिडाइजेशन को इमेजिन करना पड़ा, किया हाइब्रिडाइजेशन की कल्पना की, उसके पीछे कारण है। रेजोनेंस को इमेजिन किया, रेजोनेंस की कल्पना की, और नाद की कल्पना की, उसके पीछे भी एक कारण है। मैकेनिज्म की कल्पना की, उसके पीछे भी एक कारण है। मैंने बोला ना जो काम किए हैं केमिस्ट्री में, हाइब्रिडाइजेशन काम का पर कल्पना है, और नाद काम का पर कल्पना है, मैकेनिज्म काम किए पर कल्पना है, पर हर कल्पना के पीछे पीछे कोई कारण है। जैसे संकरण के पीछे क्या कारण है, संकरण के पीछे यह कारण है कि कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, कोई बहुपरमाणुक अणु होता है, किसी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में, किसी बहुपरमाणुक अणु में आप बॉन्डिंग, बंद अकेले अतिव्यापन से नहीं समझा सकते। उसे समझाने के लिए आपको संकरण की कल्पना करनी पड़ती है। संकरण काम की कल्पना, नाद काम की कल्पना, मैकेनिज्म भी काम की है कल्पना, काम किए पर कल्पना, और हर कल्पना के पीछे कोई कारण। बोलो संकरण के पीछे क्या कारण, किसी बहुपरमाणुक अणु में बंद आप अकेले अतिव्यापन से नहीं समझा सकते। उसमें बंद समझाने के लिए आपको किसकी कल्पना करनी पड़ी, संकरण की। वैसे नाद भी काम का है पर कल्पना है, पता उसकी कल्पना क्यों करनी पड़ी। आप बेंजीन अणु के सारे गुणों की व्याख्या, आप बेंजीन अणु के सारे गुणों की व्याख्या एक अकेली संरचना से कर सकते हो नहीं ना, एक से ज्यादा देनी पड़ती है ना। उन एक से ज्यादा को कहते हैं उन्नादी संरचना, और प्रक्रिया को कहते हैं उन्नाद। तो बहुत सारे अणु ऐसे होते हैं, बहुत सारे अणु ऐसे होते हैं जिनके सारे गुणों की व्याख्या आप अकेली संरचना से नहीं कर सकते, आपको एक से ज्यादा देनी पड़ती है, और एक से ज्यादा को कहते हैं उन्नादी संरचना, इस प्रक्रिया को कहते हैं उन्नाद। तो संकरण की कल्पना क्यों करनी पड़ी, बहुपरमाणुक अणु में बंद समझाना था। नाद की कल्पना क्यों करनी पड़ी, कई अणु होते हैं जिनकी सारे गुणों की व्याख्या आप एक अकेली से नहीं कर सकते, एक से ज्यादा देनी पड़ती है, उन्हें एक से ज्यादा को कहते हैं उन्नादी संरचना है, उस प्रक्रिया को कहते हैं उन्नाद। इसलिए करनी पड़ी उन्नाद की कल्पना, क्योंकि वो एक किसी अणु के सारे गुणों की व्याख्या आप अकेली से नहीं कर सकते, एक से
ज्यादा, उन एक से ज्यादा को कहते हैं उन्नादी संरचना, इस प्रक्रिया को कहते हैं अन्नाद। तो सारे गुणों को समझाना था, इसलिए कल्पना करनी पड़ी किसकी, अन्नाद। वैसे मैकेनिज्म भी काम किए पर कल्पना है। पता है इसकी कल्पना क्यों करनी पड़ी? ये उत्पाद निर्माण समझाना था, यह एल्कोहल निर्माण समझाना था, दुनिया को बताना था कि एल्कोहल का निर्माण हुआ कैसे। मैंने कहा ना, मेरी इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझाना, मेरा इस अभिक्रिया को पद दर पद समझाना, मेरा इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझाना, पद दर पद समझाना, ये मैकेनिज्म, ये क्रियाविधि, ये हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, काल्पनिक अवधारणा है, कल्पना है। किसकी कल्पना? उस साइंटिस्ट की कल्पना जिसने इस रिएक्शन पे काम किया। और हर कल्पना के पीछे कोई कारण है, इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? उसको बताना था, उस साइंटिस्ट को बताना था, उसे दुनिया को बताना था, उसे दुनिया को समझाना था कि मैंने इस एल्कोहल का निर्माण हुआ कैसे। बोले मतलब ये है, जैसे मान लो हाथ में टेस्ट ट्यूब लेके खड़ा है, वो साइंटिस्ट लैब में हाथ में टेस्ट ट्यूब लेके खड़ा है, वो साइंटिस्ट हाथ में लैब में टेस्ट ट्यूब लेके खड़ा है, और आती जाती दुनिया को कह रहा है, देख मैंने एल्कीन लिया, मैंने H+ लिया, मैंने H2 लिया, फिर मैंने कुछ देर वेट किया, देख मैंने एल्कोहल बना लिया, मैंने एल्कोहल बना लिया, मैंने एल्कोहल बना लिया। किसी ने आके हाथ पकड़ के पूछा, बता कैसे बना लिया, बता तूने एल्कोहल कैसे बना लिया? तो वो समझाने लगा, ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, इमेजिनेशन, कल्पना, ऐसा हुआ, काल्पनिक अवधारणा, ऐसा हुआ होगा, इमेजिनेशन। तो मैंने कहा ना, काम की परिकल्पना है। संकरण काम की कल्पना, नाद काम की कल्पना, मैकेनिज्म भी काम की कल्पना। हर कल्पना के पीछे कोई कारण, संकरण के पीछे कारण पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग, और नाद के पीछे कारण मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को समझाना। वैसे मैकेनिज्म के पीछे कारण उसे दुनिया को बताना था, समझाना था, उसे एल्कोहल निर्माण बताना था, उसे उत्पाद निर्माण समझाना था, उसे ये बताना था कि मैंने किया कैसे, एल्कोहल का निर्माण हुआ कैसे। तो सिंपल है ये। तो मैं टॉपिक में एंट्री कर रहा हूं तो डिटेल में जाके बोल रहा हूं, पर एक बच्चे को क्या आना चाहिए वो सुन। मुझे तो ना टॉपिक में एंट्री करनी है तो तेरे को पूरी बात समझानी, पूरी बात बतानी, बट तेरे को क्या आना चाहिए वो सुन। तेरे को बस इतना आना चाहिए कि भैया, जब अपन किसी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, किसी विक्रिया को पद दर पद समझाते हैं, उसको कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया क्रियाविधि। और रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझाना, पद पद समझाना, जिसको कहते हैं अपने मैकेनिज्म, जिसको कहते हैं क्रियाविधि, वो है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, काल्पनिक अवधारणा, इमेजिनेशन, कल्पना। किसकी कल्पना? उस साइंटिस्ट की कल्पना जिसने इस रिएक्शन पे काम किया। और क्यों की उसने कल्पना? इसलिए की उसने कल्पना क्योंकि उसे ये एल्कोहल निर्माण समझाना था, उत्पाद निर्माण बताना था, दुनिया को समझाना था कि मैंने इस एल्कोहल का निर्माण किया कैसे। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी है बात। जब आप किसी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझाएं, पद दर पद समझाएं, वो है मैकेनिज्म, क्रियाविधि, और ये हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक अवधारणा है, इमेजिनेशन है, कल्पना है। किसकी? उसकी जिसने इस रिएक्शन पे काम किया। और उसने क्यों ही की ये कल्पना? क्योंकि उसे उस एल्कोहल निर्माण समझाना था, उत्पाद निर्माण बताना था, दुनिया को बताना था, समझाना था कि मैंने ये किया कैसे, इस एल्कोहल का निर्माण हुआ कैसे। अब मेरे भाइयों, जब अपन रिएक्शन पार्ट पढ़ते हैं तो दो टाइप अप्रोच के लोग होते हैं। जब ऑर्गेनिक का रिएक्शन पार्ट पढ़ते हैं तो पढ़ने वाले दो लोग होते हैं। जब ऑर्गेनिक का रिएक्शन पार्ट पढ़ते हैं तो पढ़ने वाले दो टाइप के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव एटीट्यूड। जब मैं कोई ऑर्गेनिक जब क्लास में पढ़ाता हूं, जब मैं रिएक्शंस पढ़ाता हूं, तो पढ़ने वाले दो टाइप के बच्चे होते हैं, दो अप्रोच के बच्चे होते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच का बच्चा, एक नेगेटिव अप्रोच का बच्चा। बोले पॉजिटिव अप्रोच का बच्चा कौन सा होता है गुरुजी? पॉजिटिव अप्रोच का बच्चा वो होता है, मैंने ये मैकेनिज्म पढ़ाई,
मान लो मैंने कोई मैकेनिज्म पढ़ाई, मैं जब तुम्हें टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा, अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ाऊंगा, बहुत सारी रिएक्शन पढ़ाऊंगा, और बहुत सारी रिएक्शन में मैं कई रिएक्शन की तुम्हें मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। मैंने मान लो कोई मैकेनिज्म पढ़ाई, मेरी मैकेनिज्म का कोई स्टेप तुझे समझ में नहीं आया, तुम उससे आकर पूछता है, ये मेरी पॉजिटिव, ये तेरी पॉजिटिव अप्रोच है। मैंने कहा ना, मैं रिएक्शन पार्ट जब पढ़ाऊंगा तो रिएक्शन पार्ट पढ़ने वालों की दो अप्रोच होती, दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच का, एक नेगेटिव अप्रोच का। पॉजिटिव अप्रोच का बच्चा कौन होता है वो सुन। मैंने मैकेनिज्म पढ़ाई, तेरे को कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो आकर मुझसे पूछता, गुरुजी ये स्टेप मुझे समझ में नहीं आया, आपकी मैकेनिज्म जो आपने पढ़ाई उसका ये स्टेप मेरे को समझ में नहीं आया, आप मेरे को ये स्टेप समझाओ, ये आपकी पॉजिटिव अप्रोच है। मैंने मैकेनिज्म पढ़ा दी, लेकिन आपको उसको सवालों में यूज करना नहीं आता, आपको ऑप्शन पे टिक करना नहीं आता, आप मुझसे आकर पूछते हैं, गुरुजी यहां ऑप्शन पे टिक कैसे होता है, मैकेनिज्म से सवाल कैसे सोल्व होता है, सवालों में मैकेनिज्म कैसे यूज होती है, आप समझाओ, बताओ। मैं बताऊंगा, ये आपकी पॉजिटिव अप्रोच है। तो मैकेनिज्म का कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया, आप आकर पूछते हैं, आपकी पॉजिटिव अप्रोच है। मैकेनिज्म को सवाल में यूज करना नहीं आया, ऑप्शन पे टिक करना नहीं आया, आप आकर पूछते हैं, आपकी पॉजिटिव अप्रोच है। ये तो थी पॉजिटिव अप्रोच की बात। अब नेगेटिव अप्रोच वाले बच्चे कौन से होते हैं वो देखना। नेगेटिव अप्रोच वाला बच्चा होता है, बोले गुरुजी ये मैकेनिज्म ऐसे क्यों ही। मैंने कहा क्यों, बोले पहले H प्लस ही क्यों आया, H2 भी तो आ सकता था। मैं पहले गुरुजी H प्लस क्यों आया, H2 भी तो आ सकता था। या H2 H प्लस ही क्यों लिखा, H2 भी तो लिख सकते थे। या H2 ही क्यों लिखा, H प्लस ही तो लिख सकते थे। ये मैं कह ऐसे ही क्यों ही, ऐसे भी तो हो सकती थी, थप्पड़ मार दूंगा। भाई जो हो रही है उसका ही पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही, तो फिर इस बात का मतलब ही क्या है, ये ऐसे हो जाती तो, और वैसे हो जाती तो, और ये आ जाती तो, और वो चली जाती तो, क्या है ये। आप इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हो, अभिक्रिया इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हो, पद दर पद समझा रहे हो, इसको मैकेनिज्म कह रहे हो, अभिक्रिया क्रियाविधि कह रहे हो, क्या है ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये काल्पनिक अवधारणा, ये इमेजिनेशन है, ये कल्पना है, ये किसकी, उस साइंटिस्ट की जिसने इस पे काम किया। आप इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते, इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, आप इस पे सवाल नहीं कर सकते कि ऐसे क्यों ही। अगले ने कह दिया ऐसे होगी तो हमें मानना ही पड़ेगा कि ऐसे ही होगी। तो पता है रिएक्शन पार्ट पढ़ने का क्या तरीका होता है, पता है रिएक्शन पार्ट पढ़ने का क्या तरीका होता है। रिएक्शन पार्ट पढ़ने का एक ही तरीका होता है कि मानने वाली बात को मान लो और समझने वाली को समझ लो। मानने वाली को समझोगे तो बैंड बज जाएगी, समझने वाली को मानोगे तो बैंड बज जाएगी। मानने वाली को मानो, समझने वाली को समझो। मानने वाली को समझोगे तो बैंड बज जानी है, समझने वाली को मानोगे तो बैंड बन जानी है। बोला ऐसे कैसे पता चलेगा गुरु जी कौन सी मानने वाली और कौन सी समझने वाली है। सिंपल है, मैकेनिज्म ये है, ये ऐसे ही होते, ये मान लो। और फिर इसको सवालों में यूज कैसे करते हैं, ऑप्शन पर टिक कैसे करते हैं, ये समझ लो। तो मैकेनिज्म को मानना है और इसको सवालों में यूज कैसे करना, ऑप्शन पर टिक कैसे करना, ये अपने को समझना है। यानी अपन मानने वाली को मान लेंगे और समझने वाली को समझ लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। कोई शक। तो कंक्लूड कर रहा हूं मेरी इस बात को एक लाइन बोल के, आपको क्या आना चाहिए, एक बच्चे को क्या आना चाहिए, बस इतना सा आना चाहिए कि किसी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझाना, पद पद समझाना है रिएक्शन, मैकेनिज्म है अभिक्रिया विधि, ये हाइपोथेटिकल काल्पनिक इमेजिनेशन कल्पना, किसकी, उसकी, उस साइंटिस्ट की जिसने इस पे काम किया, और इस कल्पना के पीछे कारण क्या था, आवश्यकता क्या थी, जरूरत क्या थी, नीड क्या थी, ये कि उसे एल्को निर्माण समझाना था, ये उत्पाद निर्माण समझाना था, दुनिया को बताना था कि ये हुआ कैसे। ओके,
अब देखते हैं कि अपनी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है, जो कार्बनिक रासायनिक क्रिया होती है, वो कैसे तो चालू होती है और कैसे खत्म होती है, यानी उसका आगाज क्या है और उसका अंजाम क्या है। तो देखो, ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे तो चालू होती है और कैसे खत्म होती है, यानी जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीट होती है, जब भी कोई कार्बनिक रासायनिक क्रिया पूरी होती है, तो कैसे होती है। क्रियाकारक क्रिया करते हैं। जब कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट होती है, जब कोई कार्बनिक रासायनिक क्रिया स्टार्ट होती है, तो क्रियाकारक क्रिया करते हैं, यानी रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं। अब बताइए क्रियाकारक कौन है, बताइए रिएक्टेंट कौन है, बताइए क्रिया करने वाले कौन है। एक है सबसेट और दूसरा है रिएजेंट, एक है अभिकारक और दूसरा है अभिकर्मक। जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट होती है तो कैसे होती है, ऐसे ही होती है। क्रियाकारक क्रिया करते हैं, यानी रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं। क्रियाकारक क्रिया करते हैं, यानी क्रिया करने वाले क्रिया करते हैं। पता है क्रियाकारक कौन है, ये क्रिया करने वाले कौन है, पता है रिएक्टेंट कौन है, पता है रिएक्शन करने वाले कौन है। अभिकारक और अभिकर्मक, सबस्ट्रेट और रीजेंट। रीजेंट वो है, अभिकर्मक वो है जिसको आक्रमण करना होता है, और अभिकारक वो है जिस पर आक्रमण होना होता है। तो रिएजेंट कौन है, अभिकर्मक कौन है, रिएजेंट है, अभिकर्मक है अटैकिंग स्पीसीज, आक्रमणकारी स्पीसीज, आक्रमण करने वाली स्पीसी। तो रिएजेंट को तो अटैक करना है, रिएजेंट को तो अटैक करना है, अटैकिंग स्पीसीज को तो अटैक करना है, आक्रमणकारी स्पीसीज को तो अटैक करना है, इसको तो अटैक करना है, इसको तो अटैक करना है, और इस पर अटैक होना है। तो कोई भी रिएक्शन ऐसी होगी, रिएक्टेंट रिएक्ट होंगे, क्रियाकारक क्रिया करेंगे, क्रिया करने वाले क्रिया करेंगे। पता है रिएक्टेंट कौन है, ये क्रियाकारक कौन है, ये क्रिया करने वाले कौन है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, अभिकारक और अभिकर्मक। अभिकर्मक को अटैक करना है और अभिकारक पर अटैक होना है, इसको तो अटैक करना है और इस पर अटैक होना है। बोले तो मेरे को पहले ही पता है सर, रिएजेंट अभिकर्मक, रिएजेंट अटैकिंग स्पीसीज को कहते हैं सर, रिएजेंट अटैकिंग स्पीसीज को कहते हैं सर, अटैक करने वाली स्पीसीज को कहते हैं सर, आक्रमण करने वाली स्पीसीज को कहते हैं सर, आक्रमण करने वाली स्पीसीज को कहते हैं सर। इसको तो आक्रमण करना होता है सर, और इस पर आक्रमण होना होता है सर। इसी रिएजेंट और सबस्ट्रेट को रिएक्ट होना होता है सर, रिएक्टेंट को रिएक्ट होना होता है, क्रियाकारक को क्रिया करना होता है, और फिर ये क्रियाकारक किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटरमीडिएट में, यानी मध्यवर्ती में। अब किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन का इंटरमीडिएट होगा कार्बोकेटाइन, किसी का होगा कार्बेनाइन, किसी का होगा फ्री रेडिकल, किसी का होगा कार्बीन, और किसी का होगा नाइट्रीन। और फिर वो इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में, यानी उत्पाद में। एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूं मेरी बात को। कोई भी रिएक्शन ऐसे तो शुरू होती है और ऐसे खत्म होती है, ये उसका आगाज है, ये उसका अंजाम है। कैसे, ऐसे जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, क्रियाकारक क्रिया करेंगे, क्रिया करने वाले क्रिया करेंगे। रिएक्टेंट कौन है, क्रियाकारक कौन है, क्रिया करने वाले कौन है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, अभिकारक और अभिकर्मक। रिएजेंट को अटैकिंग स्पीसीज को, आक्रमणकारी स्पीसीज को, अभिकर्मक को तो आक्रमण करना है, और सबस्ट्रेट पर, अभिकारक पर आक्रमण होना है। तो इसको तो अटैक करना है और इस पर अटैक होना है, मतलब रिएजेंट को और सबस्ट्रेट को रिएक्ट
होना है, रिएजेंट को अटैक करना है, सबस्ट्रेट पे अटैक होना है, मतलब रिएजेंट को सबस्ट्रेट को रिएक्ट होना है, मतलब रिएक्टेंट को रिएक्ट होना है, और वो रिएक्टेंट रिएक्ट होके वो क्रियाकारक क्रिया करके, वो क्रिया करने वाले क्रिया करके, वो अभिकारक और अभिक्रमक क्रिया करके, वो सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्रिया करके मध्यवर्ती बना लेते हैं, इंटरमीडिएट। अब किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन आएगा, किसी का कार्बन आयन, किसी का फ्री रेडिकल, किसी का कार्बिन, किसी का नाइट्रीन। ये तो जब वो रिएक्शन सामने आएंगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि किस ऑर्गेनिक रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, किसी का कार्बन आयन है, किसका फ्री रेडिकल है, किसका कार्बिन है, किसका नाइट्रीन है। बोले कार्बिन नाइट्रीन है क्या, पता चल जाएगा भाई, जब रिएक्शन आएगी ना भाई तो पता चल जाएगा भाई कि किस ऑर्गेनिक रिएक्शन का तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, किसका कार्बन आयन है, किसका फ्री रेडिकल है, किसका कार्बिन है और किसका नाइट्रीन। और फिर ये इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट। फिर ये इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट। ये होती है कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन, रिएक्टेंट रिएक्ट होकर इंटरमीडिएट बनाते हैं और इंटरमीडिएट फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्रियाकारक क्रिया करके मध्यवर्ती बना लेते हैं और फिर वो मध्यवर्ती उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। क्रियाकारक होते हैं सबस्ट्रेट और रिएजेंट, और मध्यवर्ती कई होते हैं, वो रिएक्शन पर डिपेंड करता है, किसी का कार्बोकैटायन होता है, किसी का कार्बन आयन, किसी का फ्री रेडिकल, किसी का कार्बिन और किसी का नाइट्रीन। अपन एक एक करके इस रिएक्शन के सारे पार्ट पढ़ेंगे। और बता अपन शुरू कहां से करेंगे, अपन शुरू करेंगे यहां से, रिएजेंट से, अटैकिंग स्पीसीज से, अटैक करने वाली स्पीसीज से, आक्रमण करने वाली स्पीसीज से, आक्रमणकारी स्पीसीज से। बोले तो अभी क्रमक से, तो अपनी फर्स्ट हेडिंग होगी रिएजेंट, अटैकिंग स्पीसीज, अटैक करने वाले स्पीसीज, आक्रमणकारी स्पीसीज, अभी कर्मक। तो अपनी फर्स्ट हेडिंग है रिएजेंट, अभिक्रमक। अपनी फर्स्ट हेडिंग जो है वो है रिएजेंट, अपनी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है रिएजेंट यानी अभिकर्मक। अपनी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है रिएजेंट यानी अभिकर्मक। अपनी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है रिएजेंट यानी अभिकर्मक। तो अपनी जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो रिएजेंट है, अभिकर्मक। आप मुझे बताओ कोई रिएजेंट अटैकिंग स्पीसीज यानी आक्रमणकारी स्पीसीज, आप मुझे बताओ कोई रिएजेंट, कोई अटैकिंग स्पीसीज, कोई अटैक करने वाली स्पीसीज, कोई आक्रमणकारी स्पीसीज, कोई आक्रमण करने वाली स्पीसीज क्यों अटैक करेगी। कोई रिएजेंट, कोई अटैकिंग स्पीसीज, कोई अटैक करने वाली स्पीसीज क्यों अटैक करेगी, या तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए करेगी या इलेक्ट्रॉन लेने के लिए करेगी। कोई रिएजेंट, कोई अटैकिंग स्पीसीज, कोई अटैक करने वाली स्पीसीज, कोई आक्रमण करने वाली स्पीसीज क्यों आक्रमण करेगी, क्यों अटैक करेगी, या तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए करेगी या इलेक्ट्रॉन लेने के लिए करेगी। इलेक्ट्रॉन देने के लिए करे तो न्यूक्लियोफाइल है वो, नाभिक नहीं। और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए करे तो इलेक्ट्रोफाइल है वो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। कोई रिएजेंट, कोई रिएजेंट, कोई रिएजेंट, कोई अटैकिंग स्पीसी, कोई अटैक करने वाली स्पीसी, कोई आक्रमण करने वाली स्पीसी क्यों आक्रमण करेगी, या तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए करेगी या इलेक्ट्रॉन लेने के लिए करेगी। इलेक्ट्रॉन देने के लिए करे तो न्यूक्लियोफाइल है वो, और लेने के लिए करे तो इलेक्ट्रोफाइल है वो। सबसे पहले पढ़ते हैं उस रिएजेंट को, उस अटैकिंग स्पीसीज को, उस अटैक करने वाली स्पीसीज को, उस अभिक्रमक को जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं लेने के लिए अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल नहीं, इलेक्ट्रोफाइल। तो अपन पहले सबसे पहले पढ़ेंगे किस रिएजेंट को, किस अभिक्रमक को, किस अटैकिंग स्पीसीज को, किस अटैक करने वाली स्पीसीज को जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं लेने के लिए अटैक करती है, यानी न्यूक्लियोफाइल नहीं, इलेक्ट्रोफाइल पढ़ते हैं। तो अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिएजेंट को, अभिक्रमक को, बोले तो अटैकिंग स्पीसीज को, आक्रमणकारी स्पीसीज को, आक्रमण करने वाली स्पीसीज को। तो अपन सबसे पहले रिएजेंट को डिस्कस करते हैं, अभिक्रमक को डिस्कस करते हैं।
एजेंट कौन? अभिक्रमक कौन? अटैकिंग स्पीसीज, आक्रमणकारी स्पीसीज, आक्रमण करने वाली स्पीसीज। और कोई भी रिएजेंट, कोई भी अटैकिंग स्पीसीज, कोई भी अटैक करने वाली स्पीसीज क्यों अटैक करेगी? या तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए करेगी या इलेक्ट्रॉन लेने के लिए करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन देने के लिए करे तो न्यूक्लियोफाइल है वो, और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए करे तो इलेक्ट्रोफाइल है वो। अपन पहले उस रिएजेंट की बात करेंगे, उस अटैकिंग स्पीसीज की बात करेंगे, उस अटैक करने वाली स्पीसीज की बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं, लेने के लिए अटैक कर रही है, जो न्यूक्लियोफाइल नहीं, इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब सबसे पहले उस रीजन की बात करें, उस अटैकिंग स्पीसीज की बात करें, उस अटैक करने वाली स्पीसीज की बात करें जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं, लेने के लिए अटैक कर रही है, जो न्यूक्लियोफाइल नहीं, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल जैसे हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल से हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, और रिप्रेजेंट करते हैं ई प्लस से। पता है ई क्या कहता है? ई कहता है इलेक्ट्रोफाइल हूं मैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही हूं मैं, और प्लस कहता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूं मैं, इलेक्ट्रॉन न्यून हूं मैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है मेरे पास। तो ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रॉन स्नेही को, और प्लस कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यून है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रोफाइल को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, और रिप्रेजेंट करते हैं ई प्लस से। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यून है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या? तो कमी है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। बोले मतलब लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करेंगे। लुईस अवधारणा के अनुसार क्षार कौन है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और अम्ल कौन है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो लुईस अवधारणा के अनुसार अम्ल वो है जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो लुईस का अम्ल भी इलेक्ट्रॉन गेन करे और अपना इलेक्ट्रोफाइल भी इलेक्ट्रॉन गेन करे। इसका मतलब लुईस अम्ल अपना इलेक्ट्रोफाइल लुईस अम्ल की तरह बिहेव करे। लुईस अवधारणा के अनुसार अम्ल कौन है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो लुईस का अम्ल भी इलेक्ट्रॉन गेन करे और अपना इलेक्ट्रोफाइल भी इलेक्ट्रॉन गेन करे, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करे, इसका मतलब अपना इलेक्ट्रोफाइल लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करे। सिंपल कंक्लूड बोल करके बोलता हूं, एक लाइन में बोलता हूं, सुन लेना। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है? जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं। क्यों? न्यून है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, मतलब लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते ना, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिन पे आवेश होता है और एक वो जिन पर आवेश नहीं होता। अब अपन पहले उस इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात करते हैं जिस पर आवेश नहीं होता। और जिस इलेक्ट्रॉन स्नेही पे आवेश नहीं होता उसे कहते हैं उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो अपन सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही। यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही तो होंगे, इलेक्ट्रॉन से स्नेह तो रखेंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो करेंगे, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार तो करेंगे, पर इन पे कोई आवेश नहीं होगा। और इन पर कोई आवेश नहीं होगा, इसलिए अपन इसको क्या करें? उदासीन इलेक्ट्रॉन्स। और इस कैटेगरी के पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं है अपूर्ण अष्टक वाली स्पीसीज, अपूर्ण अष्टक वाली स्पीसीज, अपूर्ण अष्टक वाली स्पीसीज, जैसे BF3, BCl3, AlCl3, FeCl3। बोले मतलब साफ है, मतलब साफ है। बोरॉन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। तो बोरॉन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने? 3। 3 इसके और 3 सामने वाले के टोटल कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। और बोरॉन और एल्यूमिनियम तो एक ही परिवार के हैं, तो जो बोरॉन के साथ होगा वो एल्यूमिनियम के साथ होगा।
अगर यहां 6 तो यहां भी कितने 6। बोरोन और एल्यूमिनियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है 3, 3 इसके 3 सामने वाले के, टोटल कितने 6। 8 नहीं 6 मुन्ना, मतलब असक पूर्ण नहीं अपूर्ण है मुन्ना, इलेक्ट्रॉन न्यून है मुन्ना, इनके पास इलेक्ट्रॉन कमी है मुन्ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे मुन्ना, इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करेंगे मुन्ना, पर फिलहाल इन पे कोई आवेश नहीं है, इसलिए मैं इनको किस कैटेगरी में रख रहा हूं, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेह। बोरोन और एल्यूमिनियम है, इनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 इसके 3 सामने वाले, टोटल 6। 8 नहीं 6, असक पूर्ण नहीं अपूर्ण, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करते हैं, पर इन पे कोई आवेश नहीं, इसलिए किस कैटेगरी में रख रहा हूं, उदासीन। Fe आयरन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। Fe आयरन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, पर ये आयरन थोड़ी, ये Fe थोड़ी, ये तो FeCl3 है, ये Fe थोड़ी, ये तो FeCl3 है, ये आयरन थोड़ी, यहां तो आयरन +3 है, यहां 3d6 4s2 कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी होगा, यहां तो 3d5 4s0 होगा। आयरन नहीं, Fe नहीं FeCl3 है मुन्ना, Fe नहीं Fe+3 है मुन्ना, कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 नहीं, 3d6 4s2 नहीं, 3d5 4s0 है मुन्ना, 4s बिल्कुल खाली, डी में भी आ सकते हैं 10, अभी तो 5 ही आए हैं मुन्ना, तो 4s भी खाली और 3d भी खाली है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार कर सकता है, पर फिलहाल इस पे कोई आवेश नहीं है, इसलिए किस कैटेगरी में रखा, उदासीन। 4s0 यानी 4s तो पूरा खाली, 3d में आ सकते हैं 10, अभी तो है 5, तो 3d भी खाली 4s भी खाली, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार कर सकता है, पर फिलहाल इस पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए किस कैटेगरी में, उदासीन। अगला बी, रिक्त डी कक्षक युक्त स्पीसीज, 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 SiCl4, PCl3, PCl5, SF4, SF6, I2। सिलिकॉन कौन से आवर्त का, तीसरे का, इसका मतलब 3D नाम की चीज है, डी कहां से शुरू होता है, तीसरे आवर्त से, डी कहां से शुरू होता है, तीसरे आवर्त से, सिलिकॉन कौन से आवर्त का, तीसरे आवर्त का, फास्फोरस कौन से का, तीसरे का, फास्फोरस कौन से का, तीसरे का, सल्फर कौन से का, तीसरे का, सल्फर कौन से का, पांचवे का, सॉरी तीसरे का, आयोडीन कौन से का, पांचवे का, तो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर किसके, तीसरे आवर्त के, और आयोडीन पांचवे का, किसका, पांचवे का, पांचवे का है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन तीसरे का, ब्रोमीन चौथे का, तो आयोडीन पांचवे का, सिलिकॉन तीसरे का, फास्फोरस तीसरे का, फास्फोरस तीसरे का, सल्फर तीसरे का, सल्फर तीसरे का, आयोडीन पांचवे का, तो तीसरे और पांचवे के हैं, और 3D और 5D नाम की चीज तो है, इसका मतलब इनके पास एक डी कक्षक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार कर सकते हैं, पर फिलहाल इन पे कोई आवेश नहीं है, इस कैटेगरी में रखा, उदासीन। ये तीसरे का, तीसरे का, तीसरे का, तीसरे का, तीसरे का, पांचवे, इनके पास 3D नाम की चीज है, उसके पास 5D नाम की चीज है, इनके पास भी रिक्ति कक्षक है, उसके पास भी रिक्ति कक्षक, तो तीसरे और पांच के आवर्त, तीसरे और पांचवें आवर्त के, और 3D और 5D नाम की चीज होती है, इनके पास रिक्ति कक्षक है, और जब रिक्ति कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करते हैं, फिर फिलहाल इन पे कोई आवेश नहीं है, इसलिए मैंने किस कैटेगरी में रखा, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेह। तो लोग समझ गए सर, ये तीसरे और पांचवें के हैं सर, और 3D और 5D नाम की चीज तो होती है सर, इसका मतलब इनके पास सबके पास रिक्ति कक्षक है सर, और जब रिक्ति कक्षक ऐसा है सर तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं सर, जो ग्रहण कर सकते हैं सर तो फिर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है सर, पर इस पर कोई आवेश नहीं, इसलिए आपने इनको किस कैटेगरी में रखा, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही। तीसरी कैटेगरी है अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक
ऑक्साइड। तीसरी कैटेगरी है अधात्विक ऑक्साइड, जैसे CO2, SO2, SO3, CO2, SO2, SO3। यहां मैं लिख रहा हूं बेंजीन और यहां लिख रहा हूं मैं CO2। बोलिए क्या लिख रहे हो? बता रहा हूं, पूरी बात बता रहा हूं, सुनना। अधात्विक ऑक्साइड मतलब अधातु के ऑक्साइड, जैसे कार्बन और सल्फर के ऑक्साइड, CO2, SO2, SO3। ये CO2, SO2, SO3 है मुन्ना, ये कार्बन और सल्फर के ऑक्साइड है मुन्ना, ये धातु के ऑक्साइड है मुन्ना, ये धात्विक ऑक्साइड है मुन्ना। ये भी उदासीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं मुन्ना। देखना कैसे, बताता हूं कैसे। यहां कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता का अंतर है, कार्बन ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता का अंतर है, और जब कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता का अंतर है तो पाई बॉन्ड किधर जाएगा? मोरियन की हो जाएगा, अधिक विद्युत ऋणी की हो जाएगा, ऑक्सीजन की हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस आएगा। अब कार्बन पे आ गया प्लस, इसके पास होगी इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये बोलता मेरे को लेना है, कोई देने वाला चाहिए, मेरे को लेना है, कोई देने वाला चाहिए। कार्बन ऑक्सीजन में ये डिफरेंस है, तो पाई बॉन्ड मोरियन की हो जाएगा, ऑक्सीजन की हो जाएगा, तो ऑक्सीजन में माइनस, कार्बन पे प्लस आएगा, कार्बन पे प्लस, इलेक्ट्रॉन न्यून, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी, बोलता है लेना है, कोई देने वाला चाहिए। इसकी इसी डिमांड पर, इसकी इसी मांग पर, इसकी इसी चाहत पर ये बेंजीन अपना पाई बॉन्ड मूव करा लेती है। कार्बन ऑक्सीजन में ये डिफरेंस, पाई बॉन्ड मोरियन की और ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, कार्बन पे प्लस, बोल कार्बन पे है प्लस, तो बोलता है मेरे को लेना है, कोई देने वाला चाहिए। बस इसकी इसी डिमांड पर, इसकी इसी मांग पर, इसकी इसी चाहत पर ये बेंजीन अपना पाई बॉन्ड मूव कराती है, अपने अंदर माइनस बनाती है, फिर इसे देना होता है और इसे लेना होता है, इसे लेना होता है, इसे लेना होता है, इसे लेना होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करना होता है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे ही लिखूंगा। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको ऐसे लिखूंगा। बोला सही तो लिख रहे हो क्या? एकदम सही लिख रहा हूं। पाई बॉन्ड मूव कराया तो प्लस, ये देख के प्लस माइनस न्यूट्रल, पाई बॉन्ड मूव कराया तो प्लस, पाई बॉन्ड मूव कराया तो यहां तो आया प्लस और यहां माइनस, फिर इसको देना था और इसको लेना था, तो ये तो माइनस प्लस हो गया न्यूट्रल, और ये माइनस प्लस हो गया न्यूट्रल, डबल की जगह सिंगल, ओ की जगह माइनस, तो से दूर तो प्लस, तेरे पास तो माइनस, तू देखे प्लस माइनस न्यूट्रल, ये लेके प्लस माइनस न्यूट्रल, डबल की जगह सिंगल, ओ पे माइनस, तो से दूर, ये लेके प्लस माइनस न्यूट्रल, डबल की जगह सिंगल, ओ पे माइनस, तो से दूर तो प्लस, तेरे पास तो माइनस, तू देके प्लस माइनस न्यूट्रल, ये लेके प्लस माइनस न्यूट्रल, डबल की जगह सिंगल, ओ पे माइनस। सिंपल बताऊं क्या? सिंपल बताऊं क्या? ये मैंने किया क्या? ये तो तू जब रिएक्शन पड़ेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा, पर मैं तुझे सिंपल बताऊं क्या? तो सिंपल सुन। जब भी अधात्विक ऑक्साइड होता है, अधातु के ऑक्सीजन, जब भी कोई अधात्विक ऑक्साइड होता है, अधातु का ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधातु से ज्यादा होती है, तो पाई बॉन्ड मोरियन एटम ऑक्सीजन की ओर जाता है, तो अधातु पे प्लस आता है, और जब अधातु पे प्लस आता है तो सामने वाले को देना होता है, अधातु को लेना होता है, धातु को लेना होता है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करना होता है। जब भी कोई अधातु का ऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधातु से ज्यादा होगी, पाई बॉन्ड मोरियन ऑक्सीजन की ओर जाएगा, अधातु पे प्लस आएगा, अधातु पे प्लस आएगा, सामने वाले को देना होगा, धातु को लेना होगा, धातु को लेना होगा, धातु को लेना होगा, बोले इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करना होगा। बोले मैं समझ गया सर, मत पकाओ सर, जब जब भी कोई अधातु का ऑक्साइड होता है ना सर, विद्युत ऑक्सीजन की ज्यादा होती है सर, अधातु पे प्लस आता है सर, अधातु पे प्लस आता है सर, तो फिर अधातु को लेना होता है सर, उसे इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करना होता है सर, इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करना होता है सर। तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं? उदासीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं। कौन सी कैटेगरी है ये? उदासीन। तो उदासीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं कैटेगरी में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए? 3, अपूर्णांक वाले, रिक्ति कक्षक वाले और अधातु के ऑक्साइड।
अपूर्णाष्टक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। रिक्ट एकक्षक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अधातु है तो ऑक्सीजन की विरुद्धता ज्यादा, तो अधातु पे प्लस, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पर इन पे कोई आवेश नहीं है, इसलिए मैं किस कैटेगरी में रख रहा हूं? उदासीन। ये भी है उदासीन, ये भी है उदासीन, ये है भी है उदासीन। ये थी पहली कैटेगरी, इलेक्ट्रॉन स्नेह की पहली कैटेगरी उदासीन। अब मैं उन इलेक्ट्रॉन स्नेह की बात करूंगा, उन इलेक्ट्रॉन स्नेह से स्नेह रखने वालों की बात करूंगा, उन कमी वालों की बात करूंगा, उन ग्रहण करने वालों की बात करूंगा। अब मैं उन इलेक्ट्रॉन स्नेह की बात करूंगा जिन पे आवेश नहीं होगा कि होगा, होगा। ये नहीं अब तक कर रहा था मैं उदासीन की बात, अब करूंगा मैं आवेशित की बात। तो आओ बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और डेफिनेटली आवेशित हैं, तो भैया ये तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इनको देना थोड़ी, इनको तो लेना है। ये इलेक्ट्रॉन धनी थोड़ी, इनके पास कमी है, तो इन पे ऋणावेश थोड़ी होगा, इन पे तो धनावेश होगा। तो कैसे आवेशित? धनावेशित। कैसे आवेशित? धनावेशित। तो अपन ना अब ना है ना किसकी बात करेंगे? धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेह की बात करेंगे। अब अपन धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेह की बात करेंगे। अब अपन धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेह की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेह की बात करेंगे। तो आवेशित, पर कैसा आवेशित? धनावेशित। नंबर 2, धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेह, धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेह, धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही। बोले जैसे, बताता हूं, जैसे R प्लस हेलोजन पे प्लस, नाइट्रो पे प्लस आदि। ये धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, ये धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करेंगे तो एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे उदासीन की आवेशित। आवेशित कैसे आवेशित? धनावेशित। हाँ, एक बात जरूर है, ये लिख लो आप कि लिथियम प्लस सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 NS4 प्लस H3O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होते। बोले क्यों नहीं होते? कारण है पूर्ण अष्टक। बोले मैं नहीं समझा, मैं समझाता हूं। लिथियम प्लस ने किसका कॉन्फ़िगरेशन लिया? हीलियम का। सोडियम प्लस ने नियोन का, मैग्नीशियम प्लस 2 ने नियोन का, एल्यूमिनियम प्लस 3 ने नियोन का, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन 5, धनावेश 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 5 नहीं 4, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 प्लस 1 की कमी 5, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 दूनी 6, 6 2 8। बोलो इसने किसका कॉन्फ़िगरेशन लिया? हीलियम का। बाकी ने किसका लिया? नियोन का। इसका इन सबने हीलियम और नियोन का कॉन्फ़िगरेशन लिया है, मतलब सबने निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास धारण किया है, और सबने निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास धारण किया है, इसका मतलब सबका सपूर्ण है। इसका मतलब इनमें से किसी कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यून नहीं है, किसी को इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना। इसका मतलब ये अच्छे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यही मैंने लिखा है। लिथियम प्लस ने हीलियम का, बाकी ने लिया नियोन का। सबने हीलियम और नियोन का कॉन्फ़िगरेशन लिया, सबने निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास धारण किया, इसका मतलब सबका स्ट्रक्चर पूर्ण है। और जब सबका स्ट्रक्चर पूर्ण है तो इलेक्ट्रॉन न्यून है ही नहीं, किसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है ही नहीं, इसमें से इनमें से किसी को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ही नहीं, तो ये अच्छे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ही नहीं। लिथियम प्लस ने किसका लिया? हीलियम का। बाकी ने
नियोन का। एक ने लिया हीलियम ने, बाकी ने नियोन का। इसका मतलब सब ने निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास धारण किया। अष्टक पूर्ण है। अष्टक पूर्ण है ना, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन न्यून नहीं है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। इसका मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना, किसी को इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना, यानी इसमें कोई भी अच्छा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। एक बच्चे का डाउट होता है जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं और जब क्लास छोड़ के जा रहे होते हैं, जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं, जब क्लास छोड़ के जा रहे होते हैं, तो क्लास छोड़कर जब गेट से बाहर निकलते हैं तो एक पीछे से बच्चा आता है और दौड़कर कहता है, गुरुजी मेरा एक डाउट है। यहां एक बच्चे का डाउट होता है, पता है क्या डाउट होता है बच्चे का? बच्चे का डाउट ये होता है, बोले गुरुजी आप कह रहे हो इन सब ने हीलियम और नियोन का विन्यास धारण किया है, सब ने निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास धारण किया है, सबका अष्टक पूर्ण है, कोई इलेक्ट्रॉन न्यून है ही नहीं, किसी को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ही नहीं। और जब गुरुजी किसी को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ही नहीं तो कह दो ना कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये क्यों कहते हो कि अच्छे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? जब अष्टक पूर्ण है तो यही कह दो ना कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये क्यों कहते हो कि अच्छे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? नहीं, ये तो नहीं कह सकता कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इतना ही कह सकता हूं कि अच्छे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बोलो वो क्यों? मैंने कहा बता इन पे कौन सा चार्ज है? बोले पॉजिटिव। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? बोले नेगेटिव। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन पे कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा? नेगेटिव। ये है इनके पास पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट तो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करेंगे, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित तो करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे तो कैसे कह दूं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? भाई इन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट तो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करेंगे, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित तो करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे तो कैसे कह दूं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? यही कह सकता हूं कि अच्छे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इन पे प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। यह अलग बात है कि ग्रहण नहीं करते। अगर ग्रहण करते तो मैं कहता था कि ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फर्क है इनमें और इनमें, फर्क है इनमें और इनमें। ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित भी करते हैं, ग्रहण भी करते हैं, इसलिए अच्छे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित तो करते हैं पर ग्रहण नहीं करते, इसका मतलब ये अच्छे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तेरे पे पॉजिटिव चार्ज है, उस पर नेगेटिव है, तेरे पे पॉजिटिव है, उस पर नेगेटिव है। बोला ना गुरुजी मेरे पे नेगेटिव है और उस पर पॉजिटिव है। कैसे मान ले? कैसे ही मान ले? तेरे पे ये मान ले, चल ये मान ले, चल ये मान ले, तू कह रहा है वैसे मान ले तेरे पे नेगेटिव है, तेरे पे नेगेटिव है उस पे पॉजिटिव है, तेरे पे नेगेटिव है और उस पे पॉजिटिव है, उस पे तेरे पे नेगेटिव और उस पे पॉजिटिव, तो वो तेरे को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? वो तेरे को अट्रैक्ट करेगा। ये बात अलग है कि गेन नहीं करेगा, वो तुझे आकर्षित करेगा पर ग्रहण नहीं करेगा, मतलब वो तुझे बुलाएगा पर अपनाएगा नहीं। तो ऐसे कैसे कह दूं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता तो वो तुझे बुलाता क्या? हाँ वो अच्छा नहीं है, वरना वो तुझे बुलाता भी और अपनाता भी। फर्क है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये भी हैं, पर ये अच्छे हैं और ये नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बुलाते भी हैं और अपनाते भी हैं। ये इलेक्ट्रॉन को बुलाते तो हैं पर अपनाते नहीं है। तू उस पे नेगेटिव उस पे पॉजिटिव, वो तुझे अट्रैक्ट करेगा, गेन नहीं। वो तुझे बुलाएगा, अपनाएगा नहीं। तो मैं कैसे कह दूं कि अगर तेरा नहीं होता तो तुझे बुलाता क्या? हाँ पर वो अच्छा नहीं है, वरना तुझे बुलाता भी और अपनाता भी। तो फर्क समझ गए होगे आप? इलेक्ट्रॉन्स नहीं ये भी हैं और ये भी हैं, पर ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित भी करते हैं, ग्रहण भी करते हैं। ये आकर्षित तो करते हैं पर ग्रहण नहीं करते, ये बुलाते तो हैं पर अपनाते नहीं। ये बुलाते भी हैं अपनाते भी हैं, तो ये अच्छे हैं। ये बुलाते तो हैं पर अपनाते नहीं है, पर इसलिए अच्छे नहीं है। तो ये तो कह ही नहीं सकता ना कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो बुलाते क्या? हाँ पर अच्छे नहीं है, वरना ये बुलाते भी हो अपनाते भी। अब इनको कब इलेक्ट्रॉन्स नहीं मानना है, नहीं मानना, वो तो सवाल के
करता है, ऑप्शन कैसे दिया उस बात पे डिपेंड करता है। जैसे देखना, एक सवाल लिखना, निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है लिथियम प्लस, सेकंड ऑप्शन है CO2, थर्ड ऑप्शन है एल्काइल प्लस, फोर्थ ऑप्शन है, सेम वही सवाल है, ऑप्शन बदल रहा हूं, लिथियम प्लस, CO2, R प्लस, हैलोजन प्लस। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन पे टिक करना है। सवाल आपको समझ में आया गया होगा, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। तो आओ देखते हैं इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। लिथियम प्लस अच्छा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, CO2 प्लस, CO2 अच्छा इलेक्ट्रॉन स्नेही है, लिथियम प्लस अच्छा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। सवाल है निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, लिथियम प्लस अच्छा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, CO2 अच्छा इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। R प्लस अच्छा इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब एस्ट्रो का तो ऑक्टेट कंप्लीटर देने के लिए लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीटर देने के लिए लोन पेयर है, लेगा थोड़ी, ये तो देगा, इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी, ये तो न्यूक्लियोफाइल है। तो ये अच्छा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बात सुनना पूरी, ये अच्छा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 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 पर ये तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यानी आप बुलाते भी हो अपनाते भी हो, आप बुलाते भी हो अपनाते भी हो, आप बुलाते भी हो अपनाते भी हो, आप बुलाते हो पर अपनाते नहीं हो पर आप तो भगाते हो। ये अच्छा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये अच्छा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये अच्छा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पर ये तो है ही नहीं। बोला आप बुरे हो, पर आपसे भी कोई बुरा है, इसका मतलब आप बुरे नहीं हो। ऐसे तो ऑप्शन पे टिक करते हो कि तुझसे कोई बुरा, अगर तुझसे है कोई बुरा तो तू नहीं है बुरा, लेकिन अगर तुझसे कोई नहीं है बुरा तो फिर तू ही है बुरा। अरे भाई ऐसे तो ऑप्शन पे टिक करते हो कि तू ही बुरा है कि तुझसे भी कोई बुरा है। अगर तुझसे कोई बुरा है तो तू बुरा नहीं है, और अगर तू ही बुरा है तो तू ही बुरा है। ये बुरा है, ये बुरा है, पर इससे भी कोई, ये बुरा है पर इससे भी ज्यादा कोई बुरा है, इसका मतलब ये बुरा नहीं है। तो किस ऑप्शन पर टिक करोगे इस पे? ये अच्छा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये अच्छा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये अच्छा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पर ये तो है ही नहीं। यानी ये बुरा है पर इससे भी कोई बुरा है, और इससे भी कोई बुरा है, इसका मतलब ये बुरा नहीं है। ये आंसर नहीं है। आपको किस पे टिक करना है? इस पे। और ऐसे तो ऑप्शन टिक करते हो कि तुझसे भी कोई बुरा, कि तू ही है बुरा। अगर तुझसे है कोई बुरा तो फिर तू नहीं है बुरा, और अगर तुझसे कोई नहीं है बुरा तो फिर तू ही है बुरा, या इससे कोई बुरा है इसलिए ये बुरा नहीं है। आओ यहां पे, ये अच्छा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये अच्छा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अच्छा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये अच्छा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। आप बुलाते भी हो अपनाते भी, बुलाते भी अपनाते भी, बुलाते भी अपनाते भी, आप बुलाते हो पर अपनाते नहीं हो। तो आप अच्छे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, आप हो, आप हो, आप नहीं हो, आप बुरे हो, और आपसे कोई बुरा नहीं है, इसका मतलब आप ही बुरे हो। ऐसे तो करते हो ऑप्शन पे टिक। यहां इससे कोई बुरा है इसका मतलब ये बुरा नहीं है, और यहां इससे कोई बुरा नहीं है इसका मतलब यही बुरा है। तो इन चार में से आपको इस पे टिक करना, और उन चार में से आपको इस पे टिक करना। तो मैंने कहा ना, वो सवाल की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, ऑप्शन कैसे दिया इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको इनको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मानना, इनको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मानना है नहीं मानना, वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे दिए, सवाल की लैंग्वेज क्या थी। जैसे ऑप्शन ऐसे दिए तो किस पे टिक, इस पे टिक, ऑप्शन ऐसे दिए तो किस पे टिक, इस पे टिक। बोले सवाल की लैंग्वेज का क्या मतलब है? सवाल की लैंग्वेज ऐसे,
जैसे मान लो मैं एक सवाल लिख दूं, निम्न में कौन सा शुद्ध इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। शुद्ध बोल के वो सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछ रहा है कि अच्छे वाले पूछ रहा है, अच्छे वाले पूछ रहा है। यानी इसको आप शुद्ध इलेक्ट्रॉन श्रेणी में नहीं गिनोगे, इस लिथियम प्लस को आप शुद्ध इलेक्ट्रॉन श्रेणी में नहीं गिनोगे। मान लो मेरे सवाल की लैंग्वेज में कौन सा शुद्ध इलेक्ट्रॉन श्रेणी है, तो ये शुद्ध बोल के मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलना चाह रहा हूं कि अच्छे वाले, बस अच्छे वाले बोल, उनको बोलना चाह रहा हूं जो बुलाते भी हैं और अपनाते। तो ये रिएजेंट की, अटैकिंग स्पीसीज की, आक्रमणकारी स्पीसीज की, आक्रमण करने वाली स्पीसीज की पहली कैटेगरी तो पूरी होगी। अपने उस रिएजेंट को तो पढ़ लिया, उस अटैकिंग स्पीसीज को तो पढ़ लिया, उस आक्रमणकारी स्पीसीज को तो पढ़ लिया, जो इलेक्ट्रॉन को देने के लिए नहीं, लेने के लिए अटैक करता है, जो नाभिक नहीं इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। समराइज करता हूं, कंक्लूड करता हूं, एक लाइन में बात को खत्म करता हूं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं, जो कमी होती है, जो ग्रहण करते हैं, जो लुईस समल की भांति व्यवहार करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, उदासीन और आवेशित। उदासीन में अपूर्ण अक्षक, ऋग्दिक अक्षक, धात्विक अक्षय, और आवेशित में धनावेशित। पर कुछ ऐसे हैं धनावेशित जो होते तो हैं पर अच्छे नहीं होते। ये इनका कारण क्या है, इनका अक्षक पूर्ण। अब आओ अपन उस रिएजेंट की बात करते हैं, उस अटैकिंग स्पीसीज की बात करते हैं, उस अटैक करने वाली स्पीसीज की बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए अटैक करता है, लेने के लिए नहीं। मीन जो न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं।